Hello friends, our next lecture about the magnetic property of solid. इससे पहले आप जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बैंड थ्योरी के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया था। आज हम लोग जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बताएं। तो आज का जो आपका टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। किसी भी सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी सॉलिड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होती है? एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मोमेंट, एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मोमेंट। यानी हर सब्सटेंस का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी हो। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटाइजेशन होती है, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पे। और आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। और वो अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, इसका इंपॉर्टेंस इसमें बहुत है। मतलब आप जो भी चीजें पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो भी आपने लिया है, इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है कि अनपेयर्ड फॉर्म में। तो हमने आपसे बताया कि डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है आपको मालूम है, तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। और आप जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मूवमेंट करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। या कहिए बिहेव्स एज स्मॉल मैग्नेट, बिहेव्स एज स्मॉल मैग्नेट। कोई भी चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो वो फील्ड क्रिएट कर रहा है, या कहिए कि वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। बार बार मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, इसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है डेवलप्स ड्यू टू, पहला तो ये है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी जो है किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्स होते हैं उस दो कारणों से, ऑर्बिटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज कैसे होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और देखने के बाद इस चीज को हम लोग अनुभव करेंगे, क्या कैसे हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये एटम्स का न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और इसके चारों तरफ ये सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ हो गया।
जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये तो आपने बताया। ये एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया। तो ये सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ है जिनकी अपनी एनर्जी फिक्स होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सपोज करिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के रिवॉल्व होने की वजह से यहां म्यू क्रिएट हो रहा है। यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ जिसे आप ऑर्बिट कह रहे हैं उसमें मोशन कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से भी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है ना ये, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है। ये आपका क्या है, म्यू से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू आर्बिटेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आर्बिटेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर्बिटेटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन तो देखिए इस सेल में अगर मूवमेंट कर रहा है तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इस सेल में मूवमेंट कर रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, तो ये अपना इनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अलावा जो है आप जानते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह से अगर आप ध्यान दीजिए तो आप जानते हैं, जैसे हम अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और हम न्यूक्लियस है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर रहा है एक सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में, तो हमारे चारों तरफ ये भी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन ये जानते हैं ये चलते वक्त भी जो है ये अपनी एक्सिस पे मोशन करता रहता है, ऐसे चलता है, ये मोशन करते हुए चलता है। जैसे आपने गौर किया होगा अर्थ और सन का मोशन, अर्थ और सन के मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यही चीज हो रहा है कि ये आपका जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है ये किस डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई चार्ज पार्टिकल देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यहाँ इस अलोंग द डायरेक्शन, देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ये है इसका कुछ, ठीक है भाई, डायरेक्शन ऑफ स्पिन है ये, और ये इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, चाहे जिस पे, इससे हमें अभी डायरेक्शन से नहीं मतलब है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा और इनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। इनका कंट्रीब्यूशन तो कम होता है, इनका कंट्रीब्यूशन कम होता है, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होता है वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n प्लस 2bm। ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू है, ये डी ब्लॉक में भी आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वहां डिटेल में इस चीज के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आप इन चीजों को अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ म्यू है, और म्यू इज इक्वल टू √n प्लस 2। n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो बीएम है इसे हम लोग कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बीएम जो होता है इसे हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, और बोर मैग्नेटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EH/4πmc। 1 bm इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, सारे जो है नोन मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। और सारी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप रख दीजिए तो सॉल्व करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आती है वो लगभग देखिए, पुटिंग एंड सॉल्विंग दिस, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ all known constant and solving it, तो ये आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 9.27, ये 1 bm की वैल्यू आ रही है। 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। किसकी? bm की वैल्यू। अगर इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व कर देते हैं तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप जानते हैं किसी भी जो सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से डिस्प्ले होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और अगर हम इसी चीज को ध्यान दें, इसी चीज को ऑब्जर्व किया जाए और इसी चीज को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि वास्तव में जो सॉलिड है, अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके उनको कैटेगराइज किया जाए तो हम लोग कम से कम 5 तरह के जो है सॉलिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड their magnetic behavior and their behavior in the presence of magnetic field, their behavior in the presence of magnetic field, solid are of पहला पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सुना होगा आपने नाम, तो हम पहले डायामैग्नेटिक ही लेते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा हम लोग एंटी फेरो। मैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 5 तरह के सब्सटेंस को आप जो है इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इनको एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये सब किससे रिलेटेड रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी डायमैग्नेटिक के बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में जो भी चीजें हम लोग बताएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपके सॉलिड स्टेट में चीजें हैं वो उसी से बेस्ड हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको और तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं।
मैग्नेटिक लाइंस के आधार पे, फ्लक्स के आधार पे, लेकिन अभी उसको उतना डिटेल में आपने पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पे कैरेक्टराइजेशन दिखाना है। तो आइए देखते हैं, जितना आपके लिए एसेंशियल है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहला आइए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। पहला हम लोग ले रहे हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की हम लोग बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप रखिए तो मैग्नेट उसको अपने पास नहीं बुलाएगा, अपने से दूर भगाएगा। दोज substances which are repelled by magnetic field, repelled by magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल कर दिए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं। और जैसे NaCl में देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास, तो दोनों 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 1 8 पेयर्ड हो गए। पेयर्ड होने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं। H2O है, H2O में भी आपका पेयर हो गया। बेंजीन हो गया, बेंजीन भी आपका क्या हो गया, पेयर हो गया। ये सब कॉमन एग्जाम्पल हैं जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है भाई। और आप जानते हैं जो सब्सटेंस इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। द प्रॉपर्टी शोन बाय द सब्सटेंस आर कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म। और इसकी खासियत क्या होती है, इस तरह के सब्सटेंस जो होंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक खासियत यह है कि ये सब्सटेंस के पास एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एब्सेंट होती है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, जैसे मान लीजिए पेयर्ड का मतलब होगा ये ऐसे, सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड रहेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, इसका स्पिन और इसका स्पिन अपोजिट, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, हेंस कैंसिलाइजेशन ऑफ दियर मैग्नेटिक मोमेंट। इनके मैग्नेटिक मोमेंट में क्या हो जाता है, कैंसिलाइजेशन हो जाता है। और इस वजह से जो है इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई, 0, और n की वैल्यू अगर 0 है तो म्यू की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 0। और ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, यानी उनको दूर भगा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हम लोग बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है इसको आप देखिए और इसकी सहायता से आगे देखिए, समझिए क्या चीज है, पता नहीं चल रहा है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उसे कह रहे हैं जो मैग्नेट के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी इस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आप संपर्क में जाते हैं और उनसे मिलने के बाद उनको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी भी वजह से, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास जाने पर वो आपसे दूर भाग रहे हैं। आपसे दूर भागना और आपकी तरफ अट्रैक्ट होना दो फेनोमेनन हो गए और दोनों अपोजिट टेंडेंसी होगी। अगर वही इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को ले तो वहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन उसमें क्रिएट नहीं हुआ और इस वजह से वो मैग्नेट से दूर भागा। जिसमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा है वो ऑटोमेटिक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी खासियत क्या है, मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अगर एग्जाम्पल देखिए तो जितने भी डी ब्लॉक के आयन है सब इसमें आ जाएंगे। कॉपर 2+ आयन, निकेल 2+, क्रोमियम 3+, आयरन 2+, आयरन 3+, एटसेट्रा। ये सब आपके इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है भाई, कुछ कंपाउंड का भी, वैनेडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सब आपके एग्जाम्पल है। इसमें एक खासियत ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इट कंसिस्ट एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। यानी इसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पे। और आप जानते हैं इन सभी में ऑक्सीजन भी जो होता है वो भी पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपको याद हो 11th में आपने एक थियरी पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT। अगर MOT थियरी आपको याद हो तो आपने उसमें ये बताया है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और उस समय एक क्वेश्चन भी हमने बताया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था किसी सिलेंडर में जो है, सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी है, अगर उसमें मैग्नेट को आप डिप कर दीजिए, और मैग्नेट को जब डिप करने के बाद मैग्नेट को निकालेंगे तो निकालते वक्त ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्लिंग करके उससे बाहर निकल जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो कारण है कि ऑक्सीजन कैसा नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने वाली ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ही एक ऐसी थियरी है जो समझाती है आपको कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। एक थियरी आप पढ़े ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो आपने पढ़ा नहीं, वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। ठीक है, उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा तो ये जानकारी आपको यहाँ पे इतने से ही पर्याप्त हो जा रहा है कि आपको कि ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। एक खासियत इसमें और भी है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दीजिए तो पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, पैरामैग्नेटिज्म वो क्या हो जाएगा, लूजेस। पैरामैग्नेटिज्म जो है करेक्टर ये लूज कर जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया, ये मैग्नेटिज्म जो है वो रिमूव मतलब लॉस कर जाता है। इसका मतलब ये टेम्पोररी मैग्नेटाइज होता है। ये कैसा होता है, टेम्पोररी मैग्नेटाइज, टेम्पोररी मैग्नेटाइज्ड इसे कहते हैं। और खासियत क्या है, खासियत इसमें यह है कि अभी आप तीसरा पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं, बस अंतर क्या है, सारी चीजें ऐसे ही है, सारी चीजें ऐसे ही है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग अलग ले सकते हैं, बस वहां टेम्पोररी की जगह परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। वहां टेम्पोररी की जगह क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटाइज। यानी अगर आप मैग्नेट को किसी आयरन बार के साथ, आयरन के टुकड़े के साथ अगर मैग्नेट रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखिए उस आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। इसको हम लोग बचपन में जो है, जब जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, मैग्नेट अगर मिल जाए कहीं पर तो उसको क्या करते थे, उसको किसी लोहे के कांटेक्ट में कील मिलती थी, कील के संपर्क में लाते थे, फिर कील को जो है ऐसे कागज के नीचे से उसको चला करके हम लोग जो है ट्रेन बनाते थे। तो उसको देखते थे, या जमीन पे गिरा दें तो जो इम्प्योरिटीज रहती थी वो भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको
निकाल करके जो है कागज के ऊपर रख करके नीचे से मैट को घुमाते थे तो वो डस्ट भी मूवमेंट करती थी। कहने का मतलब है वो जो आयरन का पार्ट है, आयरन बार है, आयरन का कील है, वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाता है। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है। बाकी वही चीज है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज और इसमें कहा जाता है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर increases with increase of number of unpaired electron. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उसी हिसाब से बढ़ता है। तो अब फेरो की बात कर रहे हैं, तो फेरो में हमने लगभग बता ही दिया। बस अंतर क्या होता है कि टेम्पोररी मैग्नेटाइज के स्थान पे परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। उसी चीज को लेकर चलने से कोई मतलब नहीं है। फेरो का मतलब ये परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। परमानेंट मैग्नेटाइज, ये परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। और आयरन इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम और ले रहे हैं, कोबाल्ट है, निकेल है, गैडोलिनियम है, ठीक, क्रोमियम ऑक्साइड है। क्रोमियम ऑक्साइड के बारे में कहा जाता है ये मैग्नेटिक टेप बनाने में यूज होता है, यूज्ड इन मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने सुना होगा, जो कैसेट टेप रिकॉर्डर होता है उसमें मैग्नेटिक टेप लगाया जाता है, फॉर यूज इन कैसेट रिकॉर्डर, यूज इन कैसेट रिकॉर्डर। कैसेट रिकॉर्डर में जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। और इसकी सबसे खासियत बात क्या है, हमने बताया ना, परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप रिमूव कर दीजिए तो भी ये जो है मैग्नेटाइज्ड रहेगा, यानी मैग्नेटिक जो पावर इसका है वो मेंटेन रहेगा। तो आप एक चीज यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का दो मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन और एक जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन, उन दोनों वजह से जो है क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से मैग्नेट क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें, किसी सॉलिड में जैसे आप मान चलिए, इन सॉलिड, जैसे ये एटम्स, हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों भाई, हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन होगा। और हर एटम का भाई ये पूरा एक लैटिस हो गया, ये पूरा एक क्रिस्टल हो गया। और ये क्या हो गया, इस क्रिस्टल का एक एटम हो गया। और इस एटम में जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, हमने क्या कहा, किसी क्रिस्टल को लिया आपने और उस क्रिस्टल में ढेर सारे एटम्स, और हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन के वजह से जो है उस एटम्स का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और उस मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो पूरा ये एटम्स का क्रिस्टल हो गया। और इस क्रिस्टल को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट। और किसी भी क्रिस्टल में इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो भी आएगा उसी हिसाब से ये सब्सटेंस बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर इन्हीं आइटम्स के में या कहिए इसी क्रिस्टल पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं उनका अलाइनमेंट होता है। और वह अलाइनमेंट किसके हिसाब से होता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स कर दिया हमने, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स कर दिया उसके बाद इन मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन या उसके अपोज या अनइक्वल नंबर, ऐसे क्रिएट होगा। तो आइए देखते हैं इसी चीज को। अगर हमने मान लिया इस चीज को, जैसे हमने कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ये अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो एक सिचुएशन कुछ ऐसी आए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट थे जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट थे, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय अब उनका डायरेक्शन अलाइन एक ही यूनिडायरेक्शनल हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अलाइनमेंट क्या हो जाए? अगर कैसे हो जाए अलाइनमेंट? अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, और अगर जो है एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप, इस तरह से, तो ये दोनों एक दूसरे को मिलकर इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों मिलकर इनका, ये दोनों इनका, ये दोनों इनका, और इनका म्यू नेट जो होगा बहुत हाई होगा, नॉट लेस, और इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है अगर उनका अलाइनमेंट अनइक्वल नंबर में हो जाए, जैसे मान लीजिए दो ऊपर हो गए एक नीचे हो गया, फिर दो ऊपर हो गए और एक नीचे हो गया, ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? नेट जो है, अगर आप ध्यान दीजिए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। ऐसे यहाँ पे अनइक्वल अलाइनमेंट जो है ये अनइक्वल, देखिए दो ऊपर हो गया एक नीचे, फिर दो ऊपर हो गया एक नीचे, फिर दो ऊपर हो गया, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है। जरूरी नहीं कि दो ऊपर ही रहे, तीन ऊपर हो सकता है, चार नीचे हो सकता है, पांच ऊपर हो सकता है, छह नीचे हो सकता है, ये अरेंजमेंट कोई भी हो सकता है। तो ये इसे हम लोग कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमने क्या कहा कि अगर हम जो है जो मैग्नेटिक मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जो उनका अलाइनमेंट है, अगर सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट शो करें अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका म्यू नेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी और हाई वैल्यू रहेगी। इसी वजह से जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो इनका जो ये डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, वो जल्दी से चेंज नहीं होता है, और जब चेंज नहीं होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बावजूद भी ये इनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप करता है। यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू 0 है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को एक प्रकार से आप कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल किए जाएंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर भी म्यू नेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत वीकली जो है अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम ही आती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ए इसको दिखा रहे हैं, ए इसको दिखा रहे हैं, बी और इसको दिखा रहे हैं सी।
तो ए का एग्जाम्पल जो है नॉर्मली हम लोग लेते हैं, अभी आपको बताया ए का एग्जाम्पल जो है फेरोमैग्नेटिक बता ही दिया है, फेरो का एग्जाम्पल बता ही दिया है। एग्जाम्पल डन हो गया है। अगर बी वाला आप देखिए तो बी में जो है एंटी फेरो में आप मैग्नीज ऑक्साइड लेते, मैग्नीज ऑक्साइड लेते, और सी में जो है आयरन मैग्नेटाइड लेते, Fe3O4 मैग्नेटाइड, ये आयरन का जो है आप, और हमने बताया ना सी का जो है, सी के बारे में इसकी बात कर रहे थे, ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बहुत वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है भाई। और आपको मालूम भी होगा कि आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज करने पर जो फेरो है और ये आपका फेरी है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आइए देखते हैं इसी चीज को, अगर हम लोग ध्यान दें, एक टेम्परेचर होता है, एक लाइन इसको भी देख लीजिए, फिर ये आपका टॉपिक जो है एंड हो जाएगा और पढ़ डालिएगा। एक आपने सुना होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे ये सब चीजें पढ़ डालिएगा। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप जानते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर लिया आपने, नो फेरोमैग्नेटिक इज ऑब्जर्व, नो फेरो मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करिए तो उसमें फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है भाई। अब अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, all the magnetically, मैग्नेटिक में कौन आ जाएगा, फेरो, एंटी फेरो, एंटी और फेरी, ये सब आर ट्रांसफॉर्म्ड into paramagnetic substance, paramagnetic substance by heating। अगर आप हीट कर दीजिए तो ये सारे के सारे सब्सटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। और उसका कारण है उनका वही जो मैग्नेटिक मोमेंट बनाया था वो रैंडमलाइज हो जाएगा, रैंडमलाइज हो जाएगा, उसी वजह से ऐसा होगा। आइए देखते हैं, ड्यू टू रैंडमलाइजेशन अब क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे देखिए Fe3O4 है, अभी आपने लिया, ये कौन सा था, फेरी था ना, फेरी सब्सटेंस था ना, फेरी मैग्नेट, फेरी था। 850 केल्विन तक अगर इसे हीट करिए तो ये कन्वर्ट हो जाता पैरा में। ऐसे है V2O3, इसको 150 केल्विन तक अगर हीट करिए तो ये पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में, ठीक है भाई। ये तमाम चीजें हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें एक ऑक्साइड से रिलेटेड बात थी, पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है ये एक्सपेक्ट होता है डायामैग्नेटिक, एक्सपेक्ट ये
कंपटीशन में पूछा गया भाई, डायामैग्नेटिक बट बिहेव्स एज पैरा। थोड़ा सा इसमें स्टैच्योमेट्रिक डिफरेंस पाया जाता है ड्यू टू स्लाइट नॉन स्टैच्योमेट्रिक, ड्यू टू नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ऐसे ये आपका जो है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है आपकी सॉलिड का खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ये आपका खत्म हुआ। इसमें जो भी कंटेंट आपको दिक्कत हो रही है उसको बताइए। वीडियो के लास्ट में देखने के बाद कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आपने वीडियो देखा है। ये आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है, तो फिर वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं। हम जो है आपके लिए अगर कोई चीज किया जा रहा है तो कम से कम आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। आपका कमेंट हमारे लिए, आप समझिए एक प्रकार से हमको जो है बूस्ट कर रहे हैं हमको, और हमारी कमी जितना आप बता रहे हैं वो समझ लीजिए हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं। अगर आपको लगता है कहीं हमसे गड़बड़ी हो रही है तो आप उस चीज को आप पॉइंट आउट करिए कि सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रही। तो उस चीज को आप जितना हमको बताएंगे, जितना हमारे अंदर कमी बताएंगे, हम उसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे और फर्दर भविष्य में इस तरह के जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें उन सारी जो है कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और कमियों को दूर करके आपके लिए ऐसा वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आपके द्वारा बताई गई उन सभी नसीहतों का ध्यान रख करके वीडियो बनाया जाए और उसको अपलोड किया जाए और आप उससे लाभान्वित हों, तब समझ लीजिए हमारा वीडियो बनाना सफल हुआ। अगर आप इस वीडियो को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ बस मस्ती में चला दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए प्लीज आप वीडियो देखिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। बिना आपके कमेंट से वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं। 2-4 बच्चे वीडियो बनाए, उन्होंने कुछ बातें बताई भी, ठीक है, अच्छा लगा, कम से कम वो चीजों को जो है शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी संपर्क के बच्चे हैं उनमें से हमने देखा 99% बच्चों ने कभी भी एक लाइन लिखना, मतलब उनको एक लाइन लिखने में असुविधा महसूस हो रही है। अगर आपको एक लाइन लिखने में असुविधा महसूस हो रही है तो सामने वाला आप ही के लिए तो सब प्रयास कर रहा है। आपका काम हो जाए, आप घर बैठे अच्छे से पढ़ लें, बस यही तो प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए आप प्लीज, हमारी तरफ से फिर से है कि प्लीज आप कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स जो है कम से कम कमेंट से भरा हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने जितने भी परिचित हैं, जितने भी इष्ट मित्र हैं, अच्छे जिनको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको लिंक शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से लाइव जो है पढ़ाने का जो है व्यवस्था भी कर रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर होने पे तो आप 1000 सब्सक्राइबर जब भी हो जाएंगे तुरंत मैं जो है आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वो डायरेक्ट लाइव में आप घर बैठे डायरेक्ट देखते रहेंगे और लाइव चैटिंग भी करेंगे, लाइव क्वेरी भी करेंगे और तब वो वीडियो जो है आपका घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा का कंटेंट भी साथ में रहेगा और आपको उसी वीडियो के साथ कंटेंट भी अपलोड कर दिया करेंगे। तो प्लीज लिंक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको परेशानी हो, जो भी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, इसको आप हमको बताइए। और आपका कमेंट हमारे लिए आपका जो है एक प्रकार का स्नेह, आपका प्यार है और आपका प्यार और आपका स्नेह अगर हमें कमेंट के माध्यम से मिल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।